सीबीएसई क्लास 12th के सारे बच्चों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। मेजर सब्जेक्ट्स अभी बचे हुए हैं। ये एग्जाम्स के दिनों में बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चे के बड़े भाई दीदियां, ये सब कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमेशा पेरेंट्स ये बैक टू बैक करते हैं या फिर स्टूडेंट करते हैं या फिर टीचर्स करते हैं। तो एक्चुअल में आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम्स के दिनों में। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब एग्जाम्स में खास करके हम बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एग्जाम्स में नए पेन, मतलब जिसको आप कभी यूज ही ना किए हों, आपने मार्केट से परचेज किया, एकदम न्यू पेन आपने रखा और आप उस पेन को आप ले जा रहे हो एग्जाम में। नए पेन में आप देखना, जब लिखते हो आप तो फ्रिक्शन के वजह से आप उतना फास्ट वो पेन चल नहीं पाता है। तो सबसे पहला मिस्टेक कि एकदम न्यू पेन ही हम यूज करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर, ये ना करें। आप वही पेन यूज करें जो आप घर पे रिवीजन के टाइम यूज करते हो। और कि घर पे तो हम वो लिखो फिको वाला पेन यूज करते हैं, 3 रुपए वाले 4 रुपए वाले पेन हम यूज करते हैं, पर हम एग्जाम में कोई न्यू ब्रांडेड पेन हम लेकर गए, ग्रिप वाला एकदम। मत करो। पेन ब्रांडेड नहीं होता। आपको क्या वर्ड्स लिख रहे हो, क्या आंसर लिख रहे हो, वो आंसर मैटर करता है। इट मीन्स कि आप जनरली जो घर पे जो पेन यूज करते हो, वो उस पेन को आप कुछ कुछ आंसर्स लिखो, यानी कि पूरी तरह से आपके फिंगर्स में वो पेन सेट हो जाए। आप न्यू पेन लाओ, उससे दिक्कत नहीं है, न्यू पेन लाओ, पर आप लिखो पेज में, कुछ आंसर्स को लिखो, कुछ कुछ रेफरेंस उसमें कम करो, खत्म करो उसमें, और उन पेन्स को आप यूज करो जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में। आपके फिंगर्स को भी समझ में आ जाए कि हमने कौन सा पेन पकड़ा है। ब्रांडेड पेन जरूरी नहीं है, ग्रिप वाले पेन जरूरी नहीं, जो जिस पेन से आप रेगुलर यूज करते हो वही पेन यूज करो। एक बात। दूसरी बात, कई बार हमने बच्चों को देखा है कि कुछ नोट्स वे लोग एग्जामिनेशन सेंटर तक लेकर जाते हैं, मोबाइल फोन एग्जामिनेशन सेंटर लेकर जाते हैं, बाहर में सबमिट करते हैं, उसके बाद वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं। फोन इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि बच्चे बाहर निकलने के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकें, इस कारण से फोन जरूरी होता है। पर यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो कोशिश करो कि फोन आपके साथ ना रहे। ये फोन हमेशा के लिए बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनता जा रहा है। तो ट्राई करो कि एग्जाम्स के दिनों में फोन जितना कम हम यूज करें। अपने स्टडी रिलेटेड चीजों को लेकर यदि फोन यूज करना पड़े तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम सेंटर में हम ना लेकर जाएं। इस बीच कुछ मैसेजेज आना, व्हाट्सएप आना, चीजों को लेकर प्रॉब्लम खड़ा कर देता है ये फोन। नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप लेकर जाओ। आप बस से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स को आप एक बार थ्रू आउट देख लो कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो आपके भूलने के लायक है, जो आपको लग रहा है कि इसमें कंफ्यूजन है, वो फॉर्मूला आपके लास्ट टाइम तक आपके साथ रहे, अच्छी बात है। ठीक है। एग्जाम से ठीक एक रात पहले अक्सर बच्चे उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि फलाने स्टूडेंट्स ने या फलाने कोई सीनियर ने या कोई टीचर्स ने मुझे वो राय दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेते हैं। आपने वो टॉपिक पढ़ लिया जो टॉपिक को आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। इट मीन्स न्यू टॉपिक। प्लीज ऐसा मत करो। कोई भी न्यू टॉपिक जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो लास्ट टाइम पढ़ के आप क्या ही करोगे। अब रिवीजन करना है, जो टॉपिक को आपने पढ़े हो वो टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू टॉपिक आप कोशिश करो कि न्यू टॉपिक को हम टच ना करें। देखो एग्जाम्स में कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, कितने टीचर्स इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छे पढ़ने में थे पर रिजल्ट वैसा नहीं रहा, पर ऐसे ही बच्चों को देखा है कि जो क्लास में बहुत एवरेज बच्चे थे पर उनके रिजल्ट अच्छे थे। यानी कि लक इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा केवल एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरा एक बच्चा था क्लास 12th का, आज से
बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं कि वो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर मतलब जाने से पहले, यानी कि रात का टाइम था, आई थिंक कल एग्जाम था, रात की बात है, कि उसने कुछ रैंडमली बुक्स उठाया, कुछ क्वेश्चंस को मैथ्स में वो सॉल्व कर डाले। प्रॉब्लम हो रहा था, वो मेरे से पूछा, हमने मैथ्स को क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब क्या ही कहो इस कोइंसिडेंस को, जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में गया, उस साल मैथ्स का पेपर बहुत टफ था, ये 2000 हम आई थिंक 17-18 की बात कर रहे हैं हम। तो जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में गया तो बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चंस थे, वे सारे के सारे क्वेश्चंस जो उसने सॉल्व किया था उसमें से 5 क्वेश्चंस मिल गया। उस समय 6 मार्क्स के सबसे बड़े वाले क्वेश्चन जो हुआ करते थे 6 मार्क्स के हुआ करते थे। 6 मार्क्स के उस टाइम 7 क्वेश्चन हुआ करते थे। 42 मार्क्स के सिर्फ बड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर वाले। 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन उसको वही मिल गया जो रात में उसने सॉल्व किया था। तो इतने बड़े कोइंसिडेंस, इतना बड़ा इत्तेफाक उसके साथ हो गया। बताओ कि उसने वो 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जबकि 5 के 5 क्वेश्चन टफ थे, और जो अच्छे बच्चे थे उनमें से कोई बच्चा 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, कोई 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। इसको लक नहीं तो क्या ही बोले कि हमने रात में जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चंस कल आ जाए, यही होता है लक। लक का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी पढ़े हुए नहीं थे, हम गए, अचानक हमको वहां सब कुछ याद आ गया, अचानक मेरा पेन चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। लक का मतलब हो जाता है जो आपने जो पढ़ के गया वही चीज आपका क्वेश्चंस वहां पर आ गया, इसको बोलते हैं लक। बैड लक उसको बोलते हैं कि हम लास्ट 1-2 दिन में जो चीज पढ़े हैं मेरे पास, वो जो चीज मेरा ज्यादा स्ट्रांग था वो चीज मेरा नहीं आया, जो चीज मेरा वीक था वो चीज मेरा वहां पर एग्जाम में आ गया। तो कहने का मतलब है कि लक होता है, लेकिन लक के भरोसे रहकर हम पढ़ना छोड़ दें, या लक ही सब कुछ है तो हम मेहनत करना छोड़ दें, नहीं। लक भी उसी का साथ देता है जो हार्डवर्क करता है। इस कारण से अपने पढ़ाई पर आप कंप्लीटली फोकस्ड रहें। तो नया पेन यूज नहीं करना है, नए टॉपिक से थोड़ा बच के रहो, नए टॉपिक यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, हर बच्चे एनालिसिस करते हैं, क्या चीज, जैसे आज एग्जाम देकर हम आए, आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कितने सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेक्ट किया, कौन सा न्यूमेरिकल का मेरा आंसर करेक्ट आया, कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैंने करेक्ट किया। मेरा माने तो एनालिसिस बच्चे को पेपर दे के आने के बाद नहीं करना चाहिए। इनकेस आपको पता है कि मैंने 20 ऑब्जेक्टिव में से 18 हमने लगाया और मेरा 15 करेक्ट है, आपको लग रहा है ऐसा, आप आके देखें कि मेरा नहीं 15 नहीं, मेरा तो 10 करेक्ट है, 8 करेक्ट है। अब बताओ कि आपका माइंड का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कहां गिर जाएगा। आप बहुत पैनिक हो जाओगे, आप अगले पेपर्स को लेकर आप प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे। एक बात बताओ, आप एग्जाम देकर आ चुके हैं, उसके बाद अब एनालिसिस करके क्या फायदा। आप केवल अफसोस कर सकते हो। हां, यदि आपने जितना करेक्ट किया, आपका जो एनालिसिस था वो सब कुछ करेक्ट रहा तो आप खुश हो जाओगे, पर खुश हो जाएंगे ये भी चांसेस है कि हो सकता है आप शायद हो जाए। आने वाले पेपर्स को लेकर आपका माइंड का लेवल, जो कॉन्फिडेंस था, वो गिर जाएगा। देखो, आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, रॉन्ग हुआ, अब सोच के क्या ही फायदा। आने वाले पेपर जो है आप उसके प्रिपरेशन पर लग जाओ, छोड़ दो ये पेपर जो आपने देकर आ गया। पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि अब बच्चों से फीडबैक जो आते ही बच्चे का आपसे पूछते हैं, ठीक वो सेंटर से बाहर निकला, तुरंत पेरेंट्स पूछ डालते हैं कि एग्जाम्स कैसा गया। यहां तक ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव आपने टिक किया बेटा, इतना टिक किया, कितने करेक्ट हो गए, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना परसेंटेज आ जाएगा फिजिक्स में, कितना परसेंटेज आ जाएगा मैथ्स में। नहीं, आप बच्चों से पूछिए एग्जाम्स कैसा गया, ठीक गया, चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से खाओ पियो, मजे करो, अगले पेपर्स के एग्जाम्स के लिए आप लग जाओ, अपना 100% देने की कोशिश करो। ये एनालिसिस करना बंद कर दो। पेरेंट्स को भी कहते हैं कि पूछना बंद कर दीजिए कि पेपर्स कैसा गया, कितना करेक्ट होगा, कितना रॉन्ग होगा, कितना मार्क्स आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, टॉप 10 में आओगे कि नहीं आओगे। तो ये चीज करना बंद कर दीजिए। पेरेंट्स अपने फ्रेंड के बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद कर दिया, मेरा दोस्त का बच्चा भी 12 दे रहा है, मेरा बेटा भी 12 दे रहा है, क्या लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा परसेंटेज आ जाएगा क्या? नहीं, देखो तो वो तो उस स्कूल में पढ़ता है, तुमको तो इस स्कूल में पढ़ाया हमने, तुमको तो और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये कंपैरिजन के टाइम अभी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, और बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है।
अपने आसपास के लोगों का, जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग रहते हैं, उनसे दूर रखना बच्चों को बहुत जरूरी है एग्जाम्स के टाइम में। टीचर्स भी परेशान रहते हैं कि भाई हमने जो पढ़ाया उसमें बच्चे कितना अच्छा कर पाए, कितना नहीं कर पाए। देखो, क्वेश्चंस देखने के बाद टीचर को पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ाया था उसमें से कितने बच्चे क्या कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे। 2 साल जो टीचर्स किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है, हर स्टूडेंट्स का कैपेसिटी को हमको पता है कि कौन बच्चा कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो एग्जाम्स के टाइम में एटलीस्ट ये पूछना बंद कर दें कि बेटा आज आपने फिजिक्स में कितना लिख कर आया, मैथ्स में कितना लिख कर आया, केमिस्ट्री में कितना लिख कर आए। मत पूछिए, एग्जाम्स पार होने दीजिए, सारे एग्जाम्स पार हो जाए, फिर आराम से 2-4 दिन के बाद बच्चे को एनालिसिस करने दीजिए कि क्या एग्जाम्स का पेपर्स कैसा रहा। क्योंकि अब एनालिसिस करके फायदा यही है कि हम अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग हम कर सकते हैं आगे कि फर्दर हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार लोगों को वो जेई वाला एक टेंशन रहता है, 75% का मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, तो वो सारा एग्जाम्स पार होने के बाद एग्जाम्स के बीच में नहीं करना है वो चीज। स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चंस पेपर मिला, सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को वो बारीकी से पढ़ते हैं। मेरी मानो तो मत पढ़ो, सारे के सारे एक एक क्वेश्चंस को मत पढ़ो। स्टार्टिंग में ही पेपर लिखने से पहले हम सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किए। पेपर मिला, मेरी मानो तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो यदि आपको मेरा ओपिनियन ठीक लगे तो आप इस चीज को फॉलो करना, अदरवाइज आपकी सोच या पर डिपेंड करता। हाँ, लेकिन मेरी चीजें यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर आप अच्छा बताए, हम इस चीज को फॉलो करेंगे। जैसे कि पेपर्स मिले, सीधा पेन के कैप खोलो, क्वेश्चंस पढ़ो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो जो क्वेश्चंस आपको आता है आप सॉल्व करते चलो, जो नहीं आता उसको छोड़ते चलो। जो जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करते चलो, जो नहीं आता छोड़ते चलो। होता क्या है, आपने सारे पेपर्स को एक साथ पढ़ लिया, ये अच्छी बात है। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं या जो अच्छे बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे हो, मान लो कि वो सारा का सारा पेपर्स में आपको 90% क्वेश्चंस आपको आता है। देखो, आपके लिए तो बहुत अच्छा रहा कि आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया, आपका माइंड समझ में आ गया, 90% को क्वेश्चन आ रहा है, आप तो धड़ल्ले से बनाओगे। एक बात बताओ, आपने पहले ही पढ़ लिया, 90% आपको आ रहा है क्वेश्चंस, आप यदि नहीं भी पढ़ते तब भी आप 90% क्वेश्चन को बना देते, तो इसमें मजे वाली बात क्या है? हाँ, 10 मिनट पहले आप खुश हो गए। जो आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप खुश होते कि एक क्वेश्चन मेरा सब कुछ बन रहा है, आप आधा घंटा पहले खुश हो गए। लेकिन जरा सोचना, ऐसे भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पलटा, मात्र 50% क्वेश्चन उनसे आएगा, 50% क्वेश्चन उनसे नहीं आ रहा है। मान लो ऐसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 60% क्वेश्चन उनसे बनेगा, 40 क्वेश्चन उनसे नहीं बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या पता है, वो 40% क्वेश्चन जो नहीं बनेगा ना, उसके प्रेशर में वो जो 60% क्वेश्चन जो बन रहे थे, अब वो भी नहीं बनने लगेंगे। सोचो कि उसका रिजल्ट का क्या होगा। लेकिन वो बच्चा यदि एक एक क्वेश्चन बनाते चलता, वो 60% क्वेश्चन को यदि बना लेता और बनाने के बाद सोचता कि अब 40% को हम क्या करें, तो आप बिलीव करो 60% जो बना लिया उसके कॉन्फिडेंस में, वो जो 40% क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा था, उसमें से भी 10-20% क्वेश्चन वो बना सकता है। वो 10 to 20% क्वेश्चंस वो रैंडमली अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन पहले ही उसने जो पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया कि मेरे से कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा, बिलीव करो कि वो 60% क्वेश्चन जो बन रहा था वो भी नहीं बन पाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल है, हमारे सामने एक सीढ़ी दिख रहा है, स्टेयर्स। उसका टॉप लेवल हमको यदि हम नहीं देखें कि हमको कहां तक चढ़ना है, हमको सीधा फर्स्ट स्टेप दिखाई पड़ रहा है, हम फर्स्ट स्टेप चढ़े तब सेकंड स्टेप दिखाई पड़ रहा है, सेकंड स्टेप चढ़े तब थर्ड स्टेप दिखाई पड़ रहा है, थर्ड स्टेप चढ़े तब फोर्थ स्टेप दिखाई पड़ रहा है। बिलीव करो हम टॉप लेवल तक कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन हम पहले ही स्टेप चढ़ने से पहले यदि हम टॉप लेवल देख लेंगे हमको कहां तक चढ़ना है, यदि वो देख लें हम, तो देखेंगे इतना हाइट तक चढ़ना है। मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पर जवाब दे देगा। अच्छी बात है, किसी का कॉन्फिडेंस यदि उस लेवल तक का प्रिपरेशन है कि हम उतना हाइट तक चढ़ सकते हैं तो वो चढ़ेगा। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो ये टारगेट करके नहीं आते कि हमको उस लेवल तक चढ़ना है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमने जो बच्चों को देखा है, वो हमारे आसपास जो बच्चे होते हैं उनमें से 60-70% बच्चे जो होते हैं वो एवरेज बच्चे होते हैं। 10 to 20% बच्चे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं।
% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं। तो मेजोरिटी किनका है? एवरेज, बिलो एवरेज का। हम एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं ज्यादातर। देखो, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है ब्रिलियंट बच्चों की, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं भाई। लेकिन यह भी है हकीकत कि एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे ही आगे फ्यूचर में जाकर झंडा गाड़ते हैं। आप देखना कि मैक्सिमम बच्चे जो अपना लाइफ को उस पिक तक पहुंचाए हैं, वो बच्चे एवरेज थे, वो बच्चे बिलो एवरेज थे, लेकिन वो फ्यूचर में जो झंडा गाड़े हैं जिस जगह पर जाकर, उस जगह पर बड़े से बड़े ब्रिलियंट बच्चे भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो हम ये सारा जो चीजें बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में यदि बात कर रहे हैं प्लानिंग को लेकर, तो हम एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं। ब्रिलियंट बच्चों को कोई प्लानिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, उनका खुद का एक प्लानिंग चल रहा होता है। तो कंप्लीट एनालिसिस क्या है कि नए पेन यूज ना करें, एनालिसिस पेपर देकर आके मत करिए। कोई फिर भी यदि आपसे पूछता है कि पेपर्स कैसा गया, अच्छा गया, आंसर ये ठीक है। कितने ऑब्जेक्टिव टिक किए? मत बताओ, सब टिक कर दिए। मत बताओ कितने टिक किए, मत बताओ कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट हुआ, कितना ऑप्शंस रॉन्ग है। एनालिसिस किया ही नहीं है तो फिर क्या ही भाई। रिजल्ट आएगा तो उसमें तो फिर पूछोगे कितना % आया था, उसमें तो मेरे बात पे बिलीव तो करोगे नहीं कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि एनालिसिस किए थे हम, इतना % आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप फिर पूछते हो कितना % आया। तो जब उस समय ही पूछना है तो अभी क्यों पूछना है कि कितना % आएगा? अरे जब आएगा तो देख लेना कितना % आएगा, अभी क्यों पूछना भाई कितना % आएगा? तो ये सब चीजें पर ध्यान दो, एकदम मत बताओ, एकदम मत बताओ। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे, मत प्रेशर बनाओ अभी अपने बच्चों पर। वो अपना 100% दे रहे हैं, 12th के बच्चे हैं, बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको पता है 100% हमको देना है, जितना वो पढ़ के गए हैं उतना वो करके आएंगे, फैक्ट है। नए पेन यूज नहीं करना है, एनालिसिस मत किया करो, सारे क्वेश्चंस को एक बार मत पढ़ा करो। घर पे जो बिफोर अ नाइट आप जो स्टडी करते हो, नए टॉपिक को मत पढ़ा करो। कोई भी बोल दिया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिए, मत किया करो। एक लास्ट चीज जो कुछ सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, अचानक एक रात पहले बच्चों को एक मैसेज आता है कि क्वेश्चंस लीक हो गया है, हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये जो गलत तरीके लोग होते हैं, जो ये पूरे के पूरा सिस्टम को चला रहा होता है, ये एक मैसेज वायरल करता है यूट्यूब पर, इंस्टा पर या कहीं पर भी कि क्वेश्चंस लीक हो गया है, मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, इतने पैसे लगेंगे, ले लो। अब आप अपना पढ़ाई छोड़कर अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए जो आपके फ्रेंड ने किसी खुफिया एजेंसी से आपको पता करके दिया। ऐसा कोई खुफिया एजेंसी नहीं होता है। यदि ऐसा होता है कि बिफोर अ नाइट यदि क्वेश्चंस लीक आउट हो जाए इन केस, तो वो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। मत सोचना कि आप 100 के 100 बना के ले आए क्योंकि आपको एक रात पहले क्वेश्चन मिल गया था। यदि ऐसा होता है, सच में यदि ऐसा होता है कि एक रात पहले क्वेश्चंस लीक आउट हो गया है, तो वो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगा, वो एग्जाम्स कंटिन्यू नहीं हो सकता है। एक रात पहले दूर की बात है, 1 घंटा पहले भी यदि क्वेश्चंस लीक हो जाता है तो वो एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है। इसलिए इस भ्रम में मत जियो कि क्वेश्चंस आपको कोई फ्रेंड ने आपको दे दिया व्हाट्सएप पर। एक तो पैसा मत लगाओ, उन लोगों पर बिलीव मत करो, जो अपना स्टडी कर रहे हो उस पर फोकस करो। तो इन सब चीजों पर टारगेट करके आप सारे एग्जाम्स को अच्छे से दो। लास्ट में आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी एग्जाम्स आप लोग का अच्छा जाए, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।